नमस्कार, मैं हूं आशीष अग्रवाल और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज का खास कार्यक्रम मुद्दा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश में है, उन्हें धमकाया जा रहा है। उनसे कहा गया कि हमारे साथ आ जाओ, नहीं तो जेल में डाल देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को ये बातें केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कही। और आपको बता दें कि सदन में प्रस्ताव पेश होते ही बीजेपी के सभी विधायक सदन छोड़कर बाहर निकल गए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि देश में दो लोगों को छोड़कर सब डरे हुए हैं। जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। वहीं केंद्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज हल्ला बोलने जा रही है। शिक्षा को लेकर दिल्ली में जगह जगह पोस्टर लगाए गए हैं। अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिंग हुआ था वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे। 3 बीजेपी के नेता बैठे हैं, 4 बीआरएस के एमएलए बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। 3 घंटे बातचीत चली, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे बीएल संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन है, आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं। तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे हैं, उनके 50 लगा रखे हैं, ये गलत। अब कोशिश मत करना, इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो अब कोशिश मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते। फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूं। ये एक एक हीरा है हमारा। इनको किसी को, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। ये चले थे, आज तो चलो ये सरकार गिराने नहीं, 14 के लिए चले थे, 14 भी क्या, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं टूटा। तो डरोगे तो नहीं ना? अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर बीजेपी पर बड़े और गंभीर आरोप लगाए हैं। केजरीवाल ने सीधे तौर पर बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश में है। आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराया धमकाया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि यदि आम आदमी पार्टी विधायक बीजेपी के साथ नहीं आए तो उन्हें जेल में डाल दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीधे तौर पर एक बार फिर से हॉर्स ट्रेडिंग का जो जिन है वो निकलकर सामने आया है। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर भी बड़ी टिप्पणी की और कहा कि जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन भारत में भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिखाई दे रही है। लगातार जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराने धमकाने के प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक इतने मजबूत हैं कि वो इन चीज़ों से डरने वाले नहीं हैं।
अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिंग हुआ था वहां पे। भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे। 3 बीजेपी के नेता बैठे हैं, 4 बीआरएस के एमएलए बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है। 3 घंटे बातचीत चली, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे बीएल संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं। तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे हैं, उनके 50 लगा रखे हैं, ये गलत। अब कोशिश मत करना, इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो अब कोशिश मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते। फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूं, ये एक एक हीरा है हमारा। इनको किसी को, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। ये चले थे, आज तो चलो ये सरकार गिराने नहीं, 14 के लिए चले थे, 14 भी क्या, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं टूटा। तो डरोगे तो नहीं ना? अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना। और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है? कहीं आम आदमी पार्टी बीजेपी पर सीधे तौर पर बड़े आरोप लगा रही है और सियासी मोर्चा भी खोल दिया है। आज आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ हल्ला बोल रही है। कहीं ना कहीं जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जो आरोप लगाए हैं और सवाल उठाए हैं वो अपने आप में काफ़ी गंभीर हैं। अरविंद केजरीवाल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी आम आदमी पार्टी के विधायकों को डराकर धमकाकर खरीदने का प्रयास कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी के विधायक डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी के तमाम जो नेता हैं वो देश की जनता और देश की भलाई के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के लिए तैयार रहते हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लगातार। एक बार फिर से बता देते हैं कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया। सीएम केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश में है, उन्हें धमकाया जा रहा है, उनसे कहा गया कि हमारे साथ आ जाओ नहीं तो जेल में डाल देंगे। दरअसल आपको बता दें कि बुधवार को ये बातें केजरीवाल ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव पेश करते हुए कही और साथ ही सदन में प्रस्ताव पेश होते ही बीजेपी के सभी विधायक सदन छोड़कर बाहर चले गए। इस पर केजरीवाल ने कहा कि देश में 2 लोगों को छोड़कर सब डरे हुए हैं। जिस दिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। ये बड़ी बात कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल ने यहाँ पर कही। हालांकि केंद्र के खिलाफ आम आदमी पार्टी आज हल्ला बोलने जा रही है।
कई जगह बीजेपी के खिलाफ और केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में आम आदमी पार्टी आज अब प्रदर्शन करेगी। चलिए इसी बड़े मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ तीन खास मेहमान चर्चा में जुड़ रहे हैं। राहुल आनंद बीजेपी नेता, मुकेश सिंह आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और साथ ही साथ आशुतोष वर्मा, आपका स्वागत है। सबसे पहले मुकेश जी आप ही के पास आऊँगा। ये जो एक बार फिर से आप लोगों ने आरोप लगाए हैं, ये महज आरोप ही हैं या कोई आप लोगों के पास अब प्रमाण भी है कि दोबारा से ये प्रयास हो रहे हैं? देखिए, आरोप नहीं, सच्चाई है। पूरा देश देख रहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है, मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है, तो काम केवल व्यापार हो रहा है। देश की नीति के लिए, देश के विकास के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, केवल खरीद बिक्री हो रहा है। सरकारों को खरीद रहे हैं और देश की संपत्तियों को बेच रहे हैं। यही इनका काम है और ये प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, देश देख रहा है। गोवा में क्या हुआ, महाराष्ट्र में अभी क्या हुआ जी, तमाम स्टेट में क्या हुआ, खरीद बिक्री हुई जी। तो ये वर्तमान सरकार का यही काम है, जनता के हित में कोई काम नहीं करना। और अरविंद केजरीवाल 100% सही बात कह रहे हैं कि भाजपा के लोग आम आदमी पार्टी के लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं, डराने धमकाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जी। आम आदमी पार्टी के लोग क्रांतिकारी लोग हैं, बिकने वाले लोग नहीं हैं। उनको खरीदने का प्रयास निष्फल जाएगा, डरने वाले लोग नहीं हैं जी। तो इस तरह की चीजें जो देश में चल रही हैं बेहद निंदनीय है और आम आदमी पार्टी कठोर से कठोर शब्दों में केंद्र सरकार के प्रयासों की निंदा करती है। ठीक है, राहुल आनंद जी क्या कहेंगे? एक बार फिर से गंभीर आरोप। सबसे पहले तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और सनातन संस्कृति को इस तरह से दीप प्रज्वलित होती रहे, इसकी मैं मंगल कामना आपके चैनल के माध्यम से करता हूं। चर्चा की शुरुआत में जाने से पहले मैं एक बहुत पुरानी पंक्ति पढ़ना चाहूंगा। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो। हम सभी भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो। देखिए, आज एक सबसे आसान तरीका हो गया है कि आज पूरा विपक्ष वर्सेस भाजपा हो गई है। और जहां तक भाजपा की बात की जाए तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जो बड़ा ही स्पष्ट और बहुत सटीक उदाहरण मैं देना चाहता हूं, जो हमारे आज के समय में विपक्ष में भी बैठे हैं। कितने लोग इस दलदल में फंसे हैं, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसे हैं, उन सारे लोगों में से एक अपवाद भी है। मैं आपको बताना चाहूंगा, वो उड़ीसा के नवीन पटनायक की सरकार जो हर वक्त बीजेपी को दांव पे रखती है और अपनी सरकार बनाती है। आप आ जाइए बिहार में, जो हमारे आज विपक्ष में बैठे हैं, नीतीश सरकार की भी मैं अगर बात करूं, उनके किसी भी व्यक्ति के ऊपर या उनके किसी भी अधिकारी या मंत्री के ऊपर कभी कोई छापेमारी नहीं होती है, क्योंकि उन्होंने आज तक इस प्रकार के कोई कार्य को किया ही नहीं। अब मैं आता हूं वापस आज की चर्चा पे। जो ये कहते हैं कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी सरकार को खरीद रही है और बोली लग रही है, हॉर्स ट्रेडिंग चल रहा है, मैं उनसे ये चीज पूछना चाहता हूं कि उड़ीसा में और बिहार में ये संभव क्यों नहीं हो पाता है? अन्य भी ऐसे राज्य हैं, जहां पे गैर भाजपा शासित प्रदेश है, वहां की भी स्थिति आप देख लीजिए। ये जो चोरों का जो दलदल है वो शोर इसलिए मचा रहा है, और जो दिल्ली के विधानसभा के अंदर जो ये कह रहे हैं कि अरे डरते क्यों हो, जेल जाना होगा तो जाना पड़ेगा, मैं तुम्हारे परिवार का ख्याल रखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका अर्थ स्पष्ट यही है कि भाई तुम जुर्म को कबूल कर आगे बढ़ो, मैं बैक डोर से तुम्हारे घर का ख्याल रखूंगा। वो एक तरफ से स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं। मैं अगर चर्चा करूं तो मैं आपसे ये बताना चाहूंगा कि जो के कविता जी हैं, जो मनीष सिसोदिया जी हैं, उनकी जो फोन के जो डाटा हैं और जो ईमेल्स के डाटा हैं या फिर क्लाउड की जो एंट्री वगैरह है, क्लाउड डाटा है, ये सारे प्रत्यक्ष रूप से प्रमाण साबित हो चुके हैं। अगर मनीष सिसोदिया जी सच में बहुत कट्टर और ईमानदार हैं
तो कोर्ट ने उनको बेल देने से मना क्यों कर दिया? प्रश्न उठता है, और प्रश्न उठना जायज है कि जो गलती कर रहे हैं, जो बार बार ईडी और सीबीआई जो संविधान की शपथ लेकर ये सोचकर आए थे कि मैं जब सत्ते में आऊंगा तो मैं ईमानदारी की राह पे चलूंगा, आज उनके एक एक लोग गैर ईमानदार साबित होते जा रहे हैं और वो फंसते जा रहे हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है आशीष जी। जब ठीक है, जी ठीक है आशुतोष शर्मा जी, जिस तरह से कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तो चलता ही आ रहा है, लेकिन ये जो हॉर्स ट्रेडिंग का जिन बार बार निकल कर आ जाता है, ये कितना गंभीर है कहीं ना कहीं देश की सियासत के लिए? क्योंकि अगर इस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगने के साथ साथ चीज़ें सामने आती रहेंगी तो ये कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता देश में एक अच्छी राजनीति के लिए अच्छा नहीं है? पहले तो सभी कोशिश करूंगा, जैसा आपने कहा कि रोक प्रत्यारोप का वो चला आ रहा है, ये भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग रहा है। जो भी सत्ता दल होता है उसका विपक्ष दल हमेशा प्रतिरोध करता है, जो भी अच्छा काम करे या गलत काम करे सभी का विरोध करना एक विपक्ष दल की भूमिका रही है। अभी मैं आप पार्टी के संवाददाता को सुन रहा था कि आप पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, बहुत अच्छे। दिल्ली में इस आप पार्टी ने क्या करा अभी तक 7-8 वर्षों में? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा। दिल्ली का जो बेड़ा गर्क करके डाल दिया है। दिल्ली में सड़कों का बुरा हाल है, परिवहन का बुरा हाल है, शराब की दुकानों में बड़ी भीड़ चल रही है। क्या इन्होंने करा? अपने आंगन में झांक करके देखिए, बजाय पार्टी को देने के लिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं होगा, एक निष्पक्ष अपनी राय में दे रहा हूं कि आप पार्टी किसी से कम नहीं है। बिल्कुल दिल्ली के राज्य को गर्त में ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। और जो पंजाब में आई है वहां भी उसके परिणाम देखने के लिए आ रहे हैं। आप पार्टी को आए हुए थोड़ा सा समय हुआ, पंजाब को कहां से कहां ले गए हैं। ड्रग्स की समस्या कितनी बढ़ गई है। कोई समस्या, इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो, दिल्ली में कोई विकास कार्य किया हो तो बता दें। रही बात हाउस ट्रेडिंग की, जिसकी बात चल रही है, जिसका कि आज मुद्दा है, आज मेन मुद्दा है हाउस ट्रेडिंग का। अगर इनके आप पार्टी के मेंबर इतने लॉयल और इतने वफादार हैं तो क्यों वो इधर से उधर जा रहे हैं? पैसे का लालच है। पैसे के लालच में क्यों अपने को बेचने के लिए तैयार है? कि जिस पार्टी ने उनको चुना, लोगों ने जो जनता ने उनको चुन करके भेजा है सदन में, तो वो एक पार्टी को देख करके भेजा है, ना कि ये देख करके व्यक्ति को देख करके। वो लोगों ने वोट दिया, पार्टी को दिया है, और अब वो पैसे के लालच में दूसरी तरफ जा रहे हैं। मैं इसकी सत्यता पे कोई टिप्पणी नहीं करूंगा कि आधार ये खरीद फरोख्त किस्सा चल रहा है नहीं चल रहा, लेकिन मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप क्यों किसी के बकाये में, किसी के लालच में आ रहे हैं? आप अपने आंगन को देखिए, पहले आप अपने आंगन को देखिए और इधर से उधर जाने क्या कर रहे हैं, और आंगन को देखने के बाद आप प्रतिक्रिया करिए। और जो भी प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि खरीद फरोख्त का हॉर्स ट्रेडिंग चल रही है, तो उसके लिए प्रमाण का होना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो ठीक है, प्रमाण जरूरी है। मैं आऊंगा आपके पास। मुकेश जी, जी जवाब दे दीजिए। नहीं, अभी जो सज्जन बोल रहे थे उनकी आवाज हमको साफ सुनाई नहीं पड़ रही थी, तो उनकी बात हमें बता दें कि क्या कहना चाहते हैं। आशुतोष शर्मा जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, कह रहे थे जी कि सिर्फ आरोपों से काम नहीं चलता, प्रमाणों की भी बहुत आवश्यकता है, और साथ ही साथ जो नीतियां हैं वो कहने के लिए कुछ हैं और धरातल पर कुछ हैं। नहीं, ठीक बात है, शर्मा जी ने ठीक कहा, मैं भी समर्थन करता हूं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग काम करें, जनता के लिए आए हैं, जनता ने विश्वास करके भेजा है, तो हम जनता के हित में काम करें, प्रदेश के प्रगति के लिए काम करें, देश के विकास के लिए काम करें। ये किस तरह की राजनीति हो रही है कि विपक्षियों को धमकाया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, खरीदने का प्रयास किया जा रहा है, सीबीआई ईडी के माध्यम से दबाव बनाया जा रहा है। इस तरह की राजनीति इस देश में ये हो क्या रहा है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी कल एक बयान था कि जो देश में राजनीति चल रही उसमें धर्म जोड़ दिया जा रहा है। इसके वजह से पूरे देश में राजनीति का स्तर गिर रहा है। सुप्रीम कोर्ट का बयान है कल का। और राजनीति को धर्म से हटा के रखना चाहिए, नहीं तो कभी भी जनता के लिए काम नहीं हो पाएगा और राजनीतिज्ञों के जबान ठीक नहीं हो पाएंगे। ये अच्छा उदाहरण नहीं है। मैं भी यही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई है, अहंकार में पूरी तरह से भरी हुई है और
लगता है कि उनसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं। अरे भूल क्यों रहे भैया, आपको इस ताकत को जनता ने वोट के माध्यम से दिया है, तो जनता के लिए काम करें। धर्म को लेकर आ रहे हैं राजनीति के बीच में, अब सीबीआई ईडी को लेकर आ रहे हैं राजनीति के बीच में, लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, लोगों को खरीदने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस तरह की राजनीति देश की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती। और अभी भाजपा के मित्र ने कहा कि सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ ये पकड़ लिया, ये रिपोर्ट लगा दिया। अरे भाई, मैं बताना चाहता हूं कि सीबीआई ने जब कोर्ट में सीबीआई गई तो कोई भी सबूत अभी तक पेश नहीं कर पाई है, कोई भी तथ्य रख नहीं पाई है, और कोर्ट ने इस पर बात भी की है, जाके अध्ययन करके आए वो जी। तो खुद ही सीबीआई का जजमेंट बता रहे हैं, यानी कि उन्होंने सीबीआई को निर्देश दे रखा है क्या कि आपको इस तरह से काम करना है। तो देखिए, मेरा साफ मानना है कि अगर आप बहुमत से जीत कर आते हैं तो जनता के लिए काम करें, देश के हित के लिए काम करें, प्रदेश के विकास के लिए काम करें, तभी आपको राजनीति करने का हक है। अन्यथा आपको राजनीति छोड़ के धर्म ही करना चाहिए, जाके मंदिर में मजीरा बजाना चाहिए। ठीक है, राहुल जी जी जवाब दे दीजिए। देखिए, बनी मिठ बोलनी सरकार तो बोलो क्या करें, राहुल जन्म से है लाचार तो बोलो क्या करें। मफलर वाले एक भैया ने ठग लिया राष्ट्रीय राजधानी को, पर जब हुई भाजपा की जयकार तो बोलो क्या करें। मैंने इनके सारे प्रश्न का उत्तर इस कविता के माध्यम से दे दिया। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि आज देश के अंदर जो एक ऐसी स्थिति बन बैठी है, जो आज पूरा विपक्ष एक ऐसे जगह पर आकर खड़ा हो गया है, और जो ईमानदारी का ढोंग करते थे, जो ईमानदारी की बात करते थे, जो कट्टर ईमानदार बोलकर सत्ते में काबिज हुए थे, आज उन्होंने अपने आप को प्रमाणित कर दिया कि आप उस कुएं के मेढक के समान हैं, जिसके ऊपर जितने आरोप लगे आपको वो आरोप गंभीरता से दिखाई नहीं देते। मैं आपको प्रमाण के रूप में बताना चाहूंगा, जब अरविंद केजरीवाल जी ने चिट्ठी लिखी थी ईडी और सीबीआई को रोकने के लिए, तो उसके अंतर्गत इस बात की जिक्र की गई थी कि उस पे कौन कौन दस्तखत करेंगे। तो उस पे दस्तखत करने वाले कौन थे? उस पे दस्तखत करने वाले ममता दीदी थी, जिनकी सरकार पे खुद आरोप लगे थे। उन पे दस्तखत करने के लिए साउथ के केसीआर वो थे, उन पे दस्तखत अरविंद केजरीवाल जी के और अन्य लोगों के उनके ऊपर दस्तखत हो रहे थे। तो ये जनता के सामने ये खुद प्रमाणित कर रहे हैं कि ये बचना और बचाना किसको चाहते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभी कुछ दिन पहले 2 दिन पहले जो मोदी जी ने एक सभा की थी, उसमें उन्होंने बताया था कि ईडी और सीबीआई के भूमिका के बारे में बताया था, और ये सरकार ने शपथ ले रखा था कि जब वो सत्ते में आएंगे तो सत्ता में आने के पहले ही उन्होंने कहा था कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और जो खाने वाले हैं उनको भी पकड़ूंगा। पहले का जो ट्रेंड था, पहले का ट्रेंड ये था कि आप हमें बचाइएगा, हम आपको बचाएंगे। उस ट्रेंड को मोदी सरकार ने समाप्त कर दिया। बौखलाहट और बेचैनी यही है कि अभी जो बार बार कहते हैं कि देश के अंदर हॉर्स ट्रेडिंग का काम चल रहा है, तो मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि अगर सच में भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार का कार्य कर रही है, तो फिर बिहार में, फिर उड़ीसा में, बंगाल में क्यों असक्षम है अपनी सरकार बना लेने में? ठीक है मुकेश जी। भाई, हमें आश्चर्य हो रहा है कि ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अब स्थिति ये है हो गई है कि आइए मेरे साथ और जम के लूटिए, देश को खाइए। हेमंत विश्व शर्मा आसाम में देख लीजिए, भ्रष्टाचार का आरोप इनके मुख्यमंत्री हैं। मेघालय में जाके कहते हैं प्रधानमंत्री जी और इनके गृह मंत्री जी कि देश की सबसे भ्रष्ट सरकार चल रही है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री, उनको जाके समर्थन देते हैं 2 विधायक लेकर। किस तरह के मानक की बात कर रही है। और अडानी, पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। एसबीआई का पैसा, एलआईसी का पैसा, बैंकों का पैसा डूब रहा है, एलआईसी का पैसा डूब रहा है, और अडानी का नाम लेने को तैयार नहीं है, अडानी पर जांच कराने को तैयार नहीं है।
ये भ्रष्टाचार की गंगा बहा रहे हैं, उसमें गोते लगा रहे हैं। जो भी शारदा चिट फंड स्कैम में पश्चिम बंगाल के नेता इनके पास है, मुकुल राय, इनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। किस तरह की बातें कर रहे हैं? भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार के पोषक है, भ्रष्टाचार के रक्षक है। ये भ्रष्टाचार पर बात करने के योग्य नहीं है। रही आम आदमी पार्टी की बात, तो आम आदमी पार्टी ने जब जब देश में गलत हुआ है आवाज उठाई है। राहुल गांधी की सदस्यता जिस तरह से इन लोगों ने रद्द किया, जिस जल्दीबाजी में ये थे, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्लान बना के ये काम किया गया। उसके विरोध में आम आदमी पार्टी खड़ी है, क्योंकि आप संविधान से खिलवाड़ नहीं कर सकते। संविधान की रक्षा के लिए हम लोग कृतसंकल्पित हैं। उसी संविधान की रक्षा के लिए आम आदमी पार्टी बराबर आवाज उठाती रहेगी। जहां जहां भी भाजपा गलत करेगी, संविधान के साथ खिलवाड़ करेगी। ठीक है, मैं आऊंगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा मेहमानों के पास चलेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं आशुतोष जी आपके पास आऊँगा। जिस तरह से दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल ने एक और बड़ा आरोप लगाया है कि जिस दिन प्रधानमंत्री मोदी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के पद पर नहीं रहेंगे, उस दिन भारत भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या मैं सिर्फ ये सियासी बात है, या वाकई में अरविंद केजरीवाल जैसे जो इतनी कम समय में देश की राजनीति में उभर कर आए हैं, उनकी इस बात का बड़ा महत्व है? देखिए, इस देश की सबसे बड़ी खूबी है, देश में लोगों को बोलने की, अभिव्यक्ति की आजादी है जी। उसी के अंदर केजरीवाल जो कह रहे हैं, उसी के अंदर कह रहे हैं। कोई उनके पास सबूत प्रमाण हो तो वो लेकर के बात करें। हवा में आप बात करें, किसी को कुछ भी कह दीजिए कि वो ईमानदार है, बेईमान है। मैं मोदी भक्त तो नहीं हूँ कि मैं मोदी जी की तारीफ कर रहा हूँ या केजरीवाल जी की बुराई कर रहा हूँ। केजरीवाल जी 4 अपने अच्छे काम गिनवा दें कि मैंने दिल्ली में क्या करा है। दिल्ली का बेड़ा गर्क करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं करा। नहीं, पर दिल्ली की शिक्षा नीति का तो विदेशों तक उदाहरण देती है दिल्ली सरकार। देखिए, आप अपनी डबरी को आप ही खुद पीट करके अपनी तारीफ कर लीजिए। किसी दूसरे देश ने कहा, किसी ने कहा है कि आपके घर में कोई मेहमान आता है, आपने उसको खाना खिलाया, तो खाने की तो तारीफ करके जाएगा ही जाएगा। ठीक है, भले उसमें नमक तेज हो, मिर्च तेज हो। आप किसी अपने मेहमान को अपने स्कूल, उनको एक स्कूल दिखाना था, स्कूल दिखाया उन्होंने, कहा बहुत अच्छा सिस्टम है। उनको ये नहीं पता था कि स्कूल में अच्छाई क्या है, बुराई क्या है। लीपा पोती करके पुरानी बिल्डिंग को लीपा पोती करके 20-20 लाख रुपए का खर्चा दिखा दिया कि स्कूल भवन का निर्माण किया गया, कमरों को सुधार किया गया। शिक्षा नीति बहुत अच्छी है हमारी। शिक्षा नीति अच्छी है, उसका परिणाम दुनिया को दिखाई देगा कि आपकी अच्छी है। आपने स्कूलों के लिए क्या करा है, अध्यापकों के लिए क्या कुछ करा है। दिल्ली में शराब की दुकानें आपने 800 दुकानें खोल करके 11-12 हजार करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त करने के बाद एक बोतल के साथ एक लेकर के नशेड़िए पैदा कर दिए। दिल्ली की सड़कों की हालत देख लीजिए, दिल्ली की बसों की हालत देख लीजिए, दिल्ली की लचर व्यवस्था, दिल्ली में कभी ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, जवाब ले लेते हैं मुकेश जी। शीला दीक्षित के ठीक है, मैं एक बार जवाब ले लूं। मैं एक बार आशुतोष जी जवाब ले लेता हूं, फिर आऊंगा। मुकेश जी जवाब दीजिए। देखिए, प्रमाण की क्या आवश्यकता है? मोदी जी के शासनकाल के भ्रष्टाचार की जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई और उसके बाद अडानी पर सवाल उठे, तो भाजपा क्यों बचाना चाह रही है? इसका अर्थ ये नहीं कि भाजपा आकंठ डूबी हुई है। आप नहीं देख रहे हैं कि तमाम नेता जो भ्रष्टाचार में आरोपित हैं, इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी पैसा लेते हुए पकड़ा जाता है, बंगारू लक्ष्मण को। तो भ्रष्टाचार को ये बढ़ावा देना दिख नहीं रहा है क्या? अरविंद केजरीवाल की बात कहाँ गलत है कि अरविंद जी ठीक ही तो कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो भी इनके पास आता है कि गंगा जल में नहा लेता, वॉशिंग पाउडर से साफ हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है, ईमानदार हो जाता है। बड़े से बड़े भ्रष्टाचारी अपराधी इनके पास हैं। तमाम मंत्रियों का आप देख लीजिए ना, तमाम मंत्री इनके अपराधी हैं, इनको विधानसभा में आपके पास किया जाता है। कितने क्रिमिनल्स हैं? प्रदेश के मुख्यमंत्री पर तमाम आरोप थे, उनके आरोप हटा लिए गए, उनके केस वापस ले लिए गए। भ्रष्टाचार का कौन सा प्रमाण आपको चाहिए? रही दिल्ली में विकास के काम की, ठीक है, मैं एक बार दिल्ली के जी रही दिल्ली में विकास के काम की, तो लगातार दिल्ली की जनता विकास के काम पर मुहर लगा रही है। दिल्ली की जनता देश के राजधानी की जनता है, वो समझ रही है
कि हमें किसको चुनना है अपने लिए, कौन हमारे लिए काम कर रहा है। स्कूलों की बात आपने भी की और मैं भी कह रहा हूं, देश भी कर रहा है, विदेशों में भी बात हो रही है कि शिक्षा नीति इस तरह की है कि 7 साल हो गए जो सरकारी स्कूलों का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर है। कभी आपने सुना था क्या इस तरह का चमत्कार? बिजली 200 यूनिट फ्री दे रहे हैं, फिर भी बजट फायदे में है, और पूरे देश में बिजली महंगी किए जा रही है ये लोग। भाजपा जब ठीक है आशुतोष जी, बीच में नहीं, मैं आऊंगा आपके पास, पूरा मौका दूंगा। उन्होंने कहा कि जब मैं सत्ता में आता हूं तो किसानों को बिजली मुफ्त कर दूंगा। किया क्या? वो आधा कॉपी करते हैं। जिस तरह से गृह मंत्री जी ने कहा कि भाई ये तो जुमले होते हैं, 15 लाख रुपए आपके खाते में आ जाएंगे, तो ये झूठ बोल के सत्ता हासिल करते हैं, देश के जनता को बरगलाते हैं। लेकिन देश की जनता धीरे धीरे समझ रही है, अब आने वाला 2024 का चुनाव इनको करारा जवाब देगी देश की जनता। ठीक है राहुल जी। जी देखिए, सबसे पहले मैं बताऊं कि ज्ञान और साहस का नेतृत्व करने में सहायक होते हैं। कठिनाई और विरोध वह देसी मिट्टी है जिसमें शौर्य, आत्मविश्वास और नेतृत्व करने की क्षमता होती है। मजबूत बने रहने में मजा तभी आता है जब आपको कमजोर करने वाले लोग सामने से आपको कमजोर करते हैं। देखिए, जो भी मुकेश जी ने अब तक बातें कही कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में बातें की, तो शायद इनको मैं बता दूं कि जब ये संविधान की शपथ लेते हैं और जब सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो उसी सर्वोच्च न्यायालय ने जांच के आदेश दिए हैं। जो हर वक्त एक रटा रटाया जो एक किस्सा होता है वही ये बोलते आते हैं, जो ट्रेडिशनली चला आ रहा है। दूसरी बात मैं इनको बता दूं कि ये हमारा देश, खास करके हमारे देश के अंदर जो स्वस्थ चर्चाएं होनी चाहिए वो हमारे देश के अंदर होनी चाहिए और देश के लिए होनी चाहिए, ना कि विदेशी ताकतों को इन्वॉल्व करके होनी चाहिए। जो गलती राहुल गांधी जी ने किया, जो गलती अरविंद केजरीवाल जी ने किया, जब अरविंद केजरीवाल जी अपनी शिक्षा मॉडल के बारे में जब जिक्र कर रहे थे तो शायद उस समय वो जो न्यूयॉर्क टाइम्स में जो फोटो छपा था वो किसी प्राइवेट स्कूल का छप गया था। तो इससे साफ पता चलता है कि विदेशी ताकतों को आप रिवॉल्व करके अपने देश में, आप अपने देश की आंतरिक सुरक्षा मामलों में को संकट में डालते हैं। दूसरी बात मैं बताऊं कि जो एसबीआई के पैसे की चर्चा कर रहे हैं ये हमारा चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन जबकि एसबीआई ने भी कहा कि 1% से कम का पैसा मेरा रिवॉल्व हुआ है और वो आदमी डिफॉल्टर तब होगा जब उसने कोई सूद देने में आनाकानी की हो, उसने तो एडवांस अपने इंटरेस्ट को जमा कर रखा है। तो यहां समझने की बात यह है कि आप मुद्दे से भटकने और देशवासियों को भटकाने का काम कर रहे हैं। मैं ये निश्चित चाहता हूं कि लोकतंत्र में जनता के वोट का महत्व होता है। उस जनता ने अगर हमें विपक्ष में बैठाया तो उस जनता ने आपको वोट देकर सत्ता पक्ष को आगे उनके सपनों को साकार करने के लिए बनाया। आप वहां बैठकर अबकारी योजना में फंस गए। आप एक मुझे ऐसा उदाहरण दीजिए जहां आपके एक एक करके लोग फंसते ना जाते रहे हो, या आप मनीष सिसोदिया की बात कर लीजिए, राघव चड्ढा की बात कीजिए, आपके लोग। मैं ताजा उदाहरण देना चाहता हूं कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने आपको बाइकआउट क्यों कर दिया, वो क्यों आपकी बातों से असहमत नजर आ गए। आज जो पंजाब की कानूनी व्यवस्था की जो हालात हो चुकी है, इसमें साफ ये समझ में आता है कि किसके दिशा निर्देश पे और किसके सहयोग से वो सरकार चल रही है। इसलिए जो मोदी जी को रोकने की कोशिश करते हैं, मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2024 में शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद ना हो जाए भाजपा सरकार की, तो फिर हम और आप दोनों चर्चा करेंगे। उस समय जनता की मत की भी बातें करेंगे, उस समय जनता के भरोसे की बात करेंगे, उस समय देश की आंतरिक सुरक्षा की बात करेंगे। ये भरोसा है। जब आप में बौखलाहट नहीं है तो फिर आप हर वक्त अरविंद केजरीवाल जी विश्वास प्रस्ताव क्यों ला रहे हैं? जब सदन के अंदर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है, भारतीय जनता 14 का बहुमत चाहिए होता है विश्वास प्रस्ताव के लिए, तो जब 8 विधायक के बाद आप अपने लोगों को क्यों विश्वास प्रस्ताव के लिए ला दिए? क्योंकि आप में कहीं ना कहीं बौखलाहट जरूर है। आप जनता के द्वारा जनता के सेवक हैं, ये हमेशा आपको याद रखना होगा। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा मैं। ठीक है राहुल जी। मुकेश जी, जिस तरह से राहुल आनंद तो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं 2024 को लेकर, वो तो सीधे तौर पर दावा कर रहे हैं कि 24 में पूरी अच्छे तरीके से वापसी होगी।
नहीं, दावा करने में हर्ज क्या है, दावा करते रहे। लेकिन एक चीज आपने भी महसूस किया होगा और आपके दर्शक भी महसूस कर रहे होंगे कि भाजपा के लोग किस तरह से झूठ पर पर्दा डालते हैं बखूबी जान गए हैं। आप बताइए ना, ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, इस पर जांच हो जाए। आप बताएं ना, मॉरिशस की कंपनी है, 20,000 करोड़ रुपया अडानी ग्रुप में लगा, किसका पैसा था? कौन बताएगा? इसकी जांच कहाँ हो रही है जी? इसकी जांच कहीं हो रही है जी? तो इस तरह से झूठ क्यों बोला जा रहा है? देश को बरगलाने का प्रयास न किया जाए। मैं बार बार अनुरोध आपके चैनल के माध्यम से करता रहा हूं कि आपको जिम्मेदारी मिली है देश के का काम करने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए नहीं, भ्रष्टाचारियों को अपने यहाँ शरण देने के लिए नहीं। तो अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो अडानी ग्रुप पर जो आरोप लगे हैं उसकी जांच कराइए। भाग क्यों रहे हैं? अगर वो झूठा होगा, आरोप झूठे होंगे तो पाक साहब निकल आएंगे। चार्जशीट में मनीष सिसोदिया जी का नाम नहीं आता, पहले चार्जशीट में, सप्लीमेंट्री चार्जशीट में भी नाम नहीं आता, उसके बाद भी उनको गिरफ्तार करके रखा जाता है। और अडानी के ऊपर रोज बात हो रही है, सारे चैनलों पर बात हो रही है, उनके खिलाफ जांच नहीं बैठ रहा है। ठीक है। अडानी को श्रीलंका से ठेका दिला दिया जाता है बिजली के लिए, और वहां पर जब स्टैंड कमेटी में पूछा जाता है वहां बिजली बोर्ड के चेयरमैन से, तो कहते हैं कि राजपक्षे जी का जवाब ने बोला कि मोदी जी का दबाव था कि अडानी जी को दिया जाए ठेका। किस तरह की बात कर रहे हैं ये लोग? तारीख पर पर्दा डालने का प्रयास न करें। देश की जनता अब समझदार हो चुकी है। 2024 की बात ये कर रहा है तो करेंगे क्या? कहेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इनको जवाब दिया जाएगा। ठीक है आशुतोष जी, कहीं ना कहीं देश की सियासत में इन दिनों जो कुछ घटनाक्रम हो रहे हैं उस पर पूरे देश की नज़रें हैं, लेकिन एक बड़ा मुद्दा ये भी बन गया है कि विपक्ष से जुड़ा कोई भी मामला आता है तुरंत ईडी, सीबीआई या दूसरी जांच एजेंसियां कार्रवाई शुरू कर देती हैं। लेकिन जिस तरह से पूरा विपक्ष अडानी के मामले को लेकर जेपीसी की मांग पर अड़ा है, तो सरकार क्यों नहीं इसको मान लेती? आपको नहीं लगता कि चुनावों में ये एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है 2024 के, कि अगर विपक्ष के खिलाफ जांच की हुई, कार्रवाई हुई, लेकिन अडानी के खिलाफ जांच कराने में कहाँ दिक्कत थी? क्यों नहीं जेपीसी बनाई गई? देखिए, अडानी के खिलाफ जांच कराने के लिए जांच एजेंसी बिल्कुल स्वतंत्र है। अगर वो इसमें कुछ तथ्य पाती है तो उसकी जांच अवश्य की जाएगी। आप ये मत समझिए देर है, लेकिन जांच पड़ताल जरूर की जाएगी। नंबर एक। ये दूसरा जो भटकाने की जो कार्रवाई कर रहे हैं कि सत्ता दल ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, यहाँ पे हमारी जांच एजेंसी बिल्कुल निष्पक्ष है। जिसको भी सवाल तो जेपीसी की मांग का है ना, सवाल तो जेपीसी की मांग का है। जेपीसी पर तो बात बन नहीं रही ना। और अब तो विपक्ष, ये भी पूरा विपक्ष ये भी आरोप लगाने लगा कि हमें सदन में जानबूझकर बोलने नहीं दिया जा रहा और सदन को चलने भी नहीं दिया जा रहा इसी वजह से। देखिए, ऐसी कोई बात नहीं कि सदन में किसी को रोका जा रहा है। ये स्पीकर के उसमें होता है, कोई अगर व्यक्ति कोई प्रस्ताव लाता है, उसकी सूचना देता है अपने लिखित में, तो उसको बोलने का पूरा समय दिया जाता है सदन में। ऐसी कोई बात नहीं है। और जांच की जहां तक बात है, जांच एजेंसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन शीघ्र किया जाएगा, उस पर जांच की जाएगी जो भी आरोप लगाए, और सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश हैं इसके बारे में। इसके बारे में ये कहना कि जांच नहीं की जा रही, उसके भी जांच की जा रही, गठन किया जाएगा और उसको बहुत शीघ्र सच जो है सामने आएगा। जहां तक हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है, हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट अभी अमेरिका के कुछ बैंकों के बारे में दी, कुछ कंपनी के बारे में दिए, उसका भी परिणाम आप देख सकते हैं कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में कितनी सत्यता है। जहां तक अडानी का प्रश्न है, मैं समझता हूँ कि अडानी के लाइफ इंश्योरेंस ने भी कहा है और नेशनलाइज बैंक्स ने भी कहा है उनका कितना प्रतिशत पैसा, इन्वेस्टर्स का पैसा उसमें लगा है और वो पैसा पूर्ण रूप से सुरक्षित है। अभी तक किसी इन्वेस्टर्स को पैसा निकालने में, देने में, लेने में कोई समस्या किसी तरह की नहीं आई है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली बड़ी सुरक्षित प्रणाली है। विश्व में अन्य देशों को देखें, कुछ बैंक फ्लॉप भी हुए, लेकिन राष्ट्रीय बैंक भारत के बहुत मजबूत है और किसी को पैसा दिया जाता है तो बड़ा सोच समझ के दिया जाता है, गारंटी लेकर के दिया जाता है। मैं और आप भी अगर बैंक से कोई लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो पूरे स्ट्रिंगेस जो पॉइंट्स हैं उनको पूरा करने के बाद ही हमें लोन दिया जाता है। अगर लोन दिया है बैंक्स ने, इंश्योरेंस कंपनी ने, तो कुछ सोच समझ के दिया है, ऐसी कोई बात नहीं है। और अडानी के जो शेयर डाउन हुए थे वो दोबारा से उठने भी शुरू हुए। अडानी ने काफी कुछ एडवांस पेमेंट भी की है।
और विपक्ष की जहां तक बोलने की बात आई, आपने कहा कि संसद में बोलने नहीं दिया जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब अपने स्पीकर के उससे आता है। स्पीकर को अगर आपने कोई अपना किसी विषय पे बोलना है, चर्चा करनी है सदन में, तो उसकी आपको एडवांस में लिखित में सूचना दी जाती है और उसके हिसाब से दिन के समय अनुसार उनको बोलने का पूरा मौका दिया जाता है। रोप प्रत्यारोप करना भारतीय राजनीति की अभिन्न अंग है। दल सत्ता में कोई अच्छा काम करे, बुरा काम करे, उसकी हमेशा आलोचना होगी। विपक्ष का काम हर कार्य की अपोज करना होता है, जो कि विपक्ष में बैठ करके पार्टियां अच्छे रूप से कर रही हैं। और आप पार्टी जैसे कि कह रही है, आप पार्टी का भी मैं ये चाहूंगा कि ये कोई अच्छे काम किए हुए गिनवाए। स्कूल के बारे में कह रहे हैं, स्कूलों की लीपापोती कर दिया आपने, बिल्डिंग को थोड़ा बहुत अपने सुधार कर दिया, बाकी शिक्षा प्रणाली में कोई ऐसा सुधार नहीं है। दिल्ली की राजनीति में कोई सुधार ऐसा नजर नहीं आ रहा। सड़कों की व्यवस्था देखिए और देखिए, गंदगी का देखिए, गंदगी के पहाड़ अपने यहाँ पे बने हुए, उनको अभी तक कोई हटाने का नाम नहीं किया गया। पिछले 7-8 वर्ष में मैं ये कहूंगा कि मैंने कोई ऐसा विकास कार्य दिल्ली में नहीं देखा। शीला दीक्षित एक लास्ट मुख्यमंत्री थी जिनके समय में कुछ करप्शन के भी मामले सामने आए थे, लेकिन विकास कार्य दिखता था। आज तो विकास किस चीज का करा? शराब का करा। मोहल्ला क्लिनिक खोले, वो बंद हो गए, उसके बाद शराब क्लिनिक खुल गए। और शराब क्लिनिकों को भी लाइसेंस देने में ये नहीं ध्यान दिया गया कि स्कूल के पास है या किसी धार्मिक स्थान के पास खोला जा रहा है। अंधाधुंध उनको बांट दिया गया, पैसे इकट्ठा किया गया और राजस्व में जो कलेक्शन में 3000 करोड़ से ऊपर की प्राप्ति होनी थी दिल्ली सरकार को, मात्र 300 करोड़ की रही। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। मुकेश जी, कहीं ना कहीं बार बार आज आशुतोष जी सवाल तो उठा रहे हैं, लेकिन बड़ा विषय ये है कि इस बार जब चुनाव में आम आदमी पार्टी जाएगी तो आपको लगता है कि जो नीतियां हैं उस पर जनता पूरा विश्वास करेगी? हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो देश में हो रहा है जनता के बीच में लाया जाए, उनको बताया जाए कि किस तरह से आपके मत को छला गया है, किस तरह से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया, भ्रष्टाचार का पोषण किया जा रहा है। बताएंगे जनता को और जनता के बीच जाएंगे, दिल्ली मॉडल की चर्चा करेंगे कि देख रहे हैं कि हम दिल्ली में सरकार में हैं और जनता के लिए किस तरह से काम कर रहे हैं, पंजाब में कैसे काम कर रहे हैं। तो हम जनता के बीच में जाएंगे, अपनी बातों को रखेंगे। तय है कि जनता अब पहले जैसे नहीं सोच रही, उसको भी पता है कि बार बार हम छले गए, इस बार बहुत सोच समझ के वोट करेगी। और मैं आपके मंच के माध्यम से फिर कहना चाहूंगा कि अगर दाल काली नहीं है तो जेपीसी की जांच कराओ। क्या पूर्व में जेपीसी की जांच नहीं हुई है क्या? हर्षद मेहता के समय जांच नहीं हुई है क्या? जब इस तरह की का संकट आए, जेपीसी की जांच हुई है, भाग क्यों रहे हैं? भागना ही इस बात का द्योतक है कि दाल कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। और सब देख रहा है, सब समझ रहा है। अब बताने को बहुत कुछ रहा नहीं है, सब समझ रहे हैं लोग। ठीक है राहुल जी, जेपीसी मांग पर दिक्कत क्या है एक्चुअली? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय ने इसके ऊपर संज्ञान ले लिया है तो हमें उनके फैसले का इंतजार करना चाहिए। दूसरी बात मैं बता दूं कि जो आज हमारे देश के समकक्ष बार बार हमारे उद्योगपतियों को विलेन बनाने की बात करते हैं, वो दरअसल उनके सामने नतमस्तक हुए रहते हैं। जब बंगाल का चुनाव हो रहा था तो उस समय अंबानी अडानी को विलन बनाने की कोशिश की गई थी और सरकार बनने के पहली दफा ही ममता दीदी खुद उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी कि आप आइए, हमारे राज्य में विकास करिए और विकसित गंगा बहाइए। आते हैं हम राहुल गांधी जी के ऊपर, जहां उनकी सरकार है, जहां उनकी पार्टी की सरकार है राजस्थान में, वहां खुद गहलोत सरकार जी ने इस चीज को स्पष्ट किया कि आइए हमारे यहाँ एक प्रोजेक्ट लगाइए, जो एक पावर प्रोजेक्ट लगाइए ताकि हमारे यहाँ लोगों को रोजगार सुनिश्चित हो सके। मैं आ जाता हूं महाराष्ट्र में, जब बीजेपी के पहले जो वहां जो सरकार थी उसने भी उनसे आग्रह किया था। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जो हमारे देश के उद्योगपति हैं उनको विलेन बनाने से अच्छा है कि उनके हमारे देश के अंदर जीडीपी में क्या योगदान है इसकी भी चर्चा होनी चाहिए और निश्चय ही होनी चाहिए आपके चैनल के माध्यम से, ताकि जनता को स्पष्ट रूप से ये पता चले कि जो जनता के सेवक बनकर आते हैं और खास करके अपने लिए रोजगार तो ढूंढ लेते हैं, वो उनके लिए क्या साबित करते हैं।
मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट करना चाहूंगा कि फिलहाल अभी जो प्रश्न का हिस्सा है, अभी जो प्रश्न उठा है और आज जो चर्चा हो रही है, वो चर्चा हो रही है केजरीवाल जी के ऊपर कि आप क्यों घबराए हुए हैं, आपके लोग क्यों फंसते जा रहे हैं, इसका क्या उत्तर है, आपके लोग एक एक करके सलाखों के पीछे क्यों जा रहे हैं और ऐसी क्या जरूरत और ऐसी क्या मुसीबत आ गई और क्या मजबूरी हो गई कि आपने 2 दिन के अंदर एक डिप्टी सीएम और 9 महीना से कैद स्वास्थ्य मंत्री दोनों का इस्तीफा आपने एट ए टाइम ले लिया। तो ऐसा क्या है? और अगर वो सच में इतने ईमानदार हैं तो फिर आपके देश की संविधान के अंदर जो व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, जो कोर्ट है, न्यायालय ने आपको जमानत क्यों नहीं दिया? कहीं ना कहीं वो आपको दोषी करार देख रहे हैं। तो आपके चीखने से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। प्रत्यक्ष रूप से जो प्रमाण प्रस्तुत किए जाएंगे, इसी के ऊपर घोषणा की जाएगी आपकी। ठीक है, मैं आऊंगा। मुकेश सिंह जी। जी नहीं, मैं आप भाजपा के साथी से कहना चाहूंगा कि एक बार वो बोल दें कि नहीं, अगर अडानी गलत है तो उसके खिलाफ जांच होनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूं अगर वो गलत है तो बोल दें जांच होनी चाहिए, और तभी पता चलेगा जांच होने के बाद ना कि गलत है कि सही है। अडानी का नाम ये लोग नहीं ले रहे हैं, आखिर एक न्यायपालिका की बात कर रहे हैं, लेकिन जेपीसी की जांच से इनको दिक्कत क्या हो रही है? न्यायपालिका पर पूरे देश को भरोसा, हम सभी भरोसा करते हैं, लेकिन अडानी के कुकृत्यों की जांच कहां हो रही है? एक बार आप बने रहिए, मैं राहुल जी से ये सवाल ले लेता हूँ। राहुल जी, 2 मिनट के लिए मान लीजिए कि आप एक आम आदमी की तरह बात कर रहे हैं, आप भाजपा प्रवक्ता नहीं हैं। अगर कोई बड़ा उद्योगपति देश का किसी ऐसे आरोपों का सामना कर रहा है और पूरा विपक्ष के इतने सीनियर सांसद जिनका एक लंबा अनुभव है, वो लगातार जेपीसी की मांग पर अड़े हैं, सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि जेपीसी की जो मांग है वो सरकार को जिम्मेदार सरकार का परिचय देते हुए पूरी कर देनी चाहिए? आखिर दिक्कत क्या है जेपीसी करवा लेने में? देखिए, किस बात का डर है? अगर आप पढ़े लिखे युवा की अगर मैं बात करूं और जो भागीदारी समझते हो राजनीतिक स्तर पे भी, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि अब तक विपक्ष का जो रवैया रहा है, जब विपक्ष की जो भूमिका होती है, मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से इस बात को कहता रहता हूं कि सदन की आत्मा विपक्ष में विराजमान होती है, लेकिन विपक्ष की अगर भूमिका ही संदिग्ध होने लगे, अगर विपक्ष ऐसे ऐसे मुद्दों को लेकर अपने राष्ट्र को भटकाने लगे, तो इनकी बातों को बहुत ज्यादा अहमियत देने की आवश्यकता नहीं होती है। मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक आम आदमी होने के नाते उनके ऊपर जांच बैठनी चाहिए, लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने अगर इसके ऊपर संज्ञान लिया है तो राहुल जी, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है। आपने कहा कि विपक्ष में कहीं ना कहीं जो ये स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि एक ऐसी मांग विपक्ष कर रहा है जिसकी शायद ज़रूरत नहीं है आपके अनुसार। लेकिन सवाल ये है, विपक्ष के अंदर कोई एक राजनीतिक दल तो नहीं है, विपक्ष के अंदर कोई एक नेता तो नहीं है। विपक्ष में कांग्रेस है, विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, विपक्ष में टीएमसी है, विपक्ष में जेडीयू है, विपक्ष में तमाम सपा है, बसपा है, तमाम दल हैं, राजनीतिक दल हैं। लेकिन अगर पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस मांग को कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि पूरे विपक्ष को तो आपको कहीं ना कहीं इस जिम्मेदारी का परिचय देते हुए, बात पर विचार करते हुए इस बात को आगे बढ़ा देना चाहिए? क्योंकि ये अगर अकेले राहुल गांधी इस मांग पर अड़े रहते तो कहा जा सकता था कि ठीक है कि राहुल गांधी अकेले इस मांग पर अड़ रहे हैं इसलिए हम नहीं मानते। लेकिन अगर पूरा विपक्ष खड़ा है, एक सुर में सुर मिला रहा है, तो ऐसा तो संभव नहीं है ना कि पूरा विपक्ष ही मिल गया। देखिए, एक अवसाद को अगर छोड़ दें तो मैं आपको बताऊं कि जितने लोग इस चीज की मांग कर रहे हैं, उनके ऊपर जो संदिग्ध आरोप लगे हैं, इनके ऊपर भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए। मैं आशीष जी को फिर राहुल जी देखिए, बिल्कुल चर्चा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन आप सीधे जवाब पे रहिए ना, कि बात को डाइवर्ट करना। देखिए, मैंने आपको खुद कहा कि आप 2 मिनट के लिए भूल जाइए भाजपा प्रवक्ता हैं। एक आम आदमी तो यही चाहेगा ना कि मैं टैक्स पेयर हूं देश का, और मेरा भी जो टैक्स का मैं पैसा चुकाता हूं देश में, लेकिन अगर कोई इस तरह की चीज़ देश में हो रही है
तो सरकार को जिम्मेदारी का परिचय देते हुए उसको कहीं ना कहीं जांच करा लेनी चाहिए। जांच ही तो हो रही है। देखिए आशीष जी, मैं आपको बताना चाहूँ, आरोप लगा देने से आरोप सिद्ध नहीं हो जाता है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, ये बात तो दोनों तरफ लागू होती है कि आप आरोप लगा देते हैं आप लोग भी, तो आरोप से आरोप सिद्ध थोड़ी हो जाएंगे। देखिए मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करूंगा, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि अगर कोई डिफॉल्टर होता तो उसके ऊपर जीपीसी जरूर बैठनी चाहिए, मैं निश्चय आपके साथ खड़ा हूं। लेकिन यहाँ पे एसबीआई डिफॉल्टर तो भाग गए, डिफॉल्टर तो भाग गए, डिफॉल्टरों को डिफॉल्टर्स को तो आज तक गिरफ्तार ही नहीं हो पाए वो। जी मैं बिल्कुल बता दूं कि जो डिफॉल्टर भागे हैं उन डिफॉल्टरों की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जो 2014 के बाद की सरकार में यह क्षमता आई कि सारे डिफॉल्टर्स की संपत्ति को जब्त कर उनसे वसूली किया जा रहा है। खुद मैं आपको बताऊं कि 5 लोगों को, राजनीतिक रूप से 5 लोगों को, बाकी जो केस रजिस्टर हुए हैं वो गैर राजनीतिक लोग हैं, उनकी संपत्तियां जब्त कर ली गई हैं, जिसमें बड़े बड़े लोग, मेहुल चोकसी और मैं नीरव मोदी की मैं बात कर लूं और विजय माल्या की बात करता हूं। ये लोग कब भागे और इनको पैसा कब मिला? इनको पैसा 2014 के पहले मिला और जब मोदी की सरकार बनी उसके पहले उनको पैसा मिला। वो निकल जरूर गए लेकिन उनकी संपत्तियों को जकड़ में भारतीय सरकार ने ही लिया है और वो देश का पैसा है जो वो लेकर भागे थे, वो उनको पल पल को चुकाना पड़ेगा। खुद माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 दिन पहले ही इस चीज को स्पष्ट किया है। मैं और एक बात बता दूं कि जब अडानी डिफॉल्टर नहीं है, अभी फिलहाल डिफॉल्टर नहीं है, तो अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है। और जब देश के सर्वोच्च न्यायालय को हर कोई मानता है, ठीक है, मैं और जी एक मिनट आशीष जी, उन्होंने जब 30 सेकंड में फाइनल कमेंट के तौर पर समाप्त कीजिए। जी ठीक है, मुकेश जी फाइनल कमेंट आपका। नहीं अब ये भाजपा के प्रवक्ता जिस तरह से बात कर रहे हैं, यानी कि उनके डिफॉल्टर होने का इंतजार किया जा रहा है, डिफॉल्टर हो जाएंगे फिर जांच होगी। अरे भाई जांच कर लो ना। देश का पैसा 2.5 लाख करोड़ आपने दे दिया, 86,000 करोड़ रुपया आप माफ कर दिया। देश का पैसा उसको आपने दिया है, बैंकों में देश का पैसा लगा हुआ है, LIC में देश का पैसा लगा हुआ है। डिफॉल्टर हो जाएगा तब जांच कराएंगे क्या? किस तरह से बात करते हैं आप लोग? आपको पता नहीं पूरा देश महंगाई से जूझ रहा है। 10,000 रुपए का अगर आम आदमी कर्ज ले लेता है तो तहसील वाले उनके घर पहरा देने लग जाते हैं, उनकी गिरफ्तारी होने लग जाती है। चलिए ठीक है। मैं आशुतोष जी, क्योंकि वक्त का थोड़ा अभाव है, आशुतोष जी फाइनल कमेंट चाहूंगा आपका मैं 30 सेकंड में। देखिए मैं कहूँगा कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने जांच कमेटी को बैठाने का आदेश दिया। सरकार को जांच कमेटी शीघ्र बैठानी चाहिए जिससे जनता के दिमाग में कोई भी संशय है तो उसको दूर किया जा सके। और बाकी जो बात है, कर्ज की बात चल रही है, इन्होंने कहा जांच कमेटी उसका जल्दी से जल्दी उसको एक टाइम माइंड में डाउट कर दी जाए। महंगाई की बात है, जो है अभी भारतीय अर्थव्यवस्था सबसे अच्छी है। अमेरिका और यूरोप, इंग्लैंड, जर्मनी आदि देशों को देखते अर्थव्यवस्था को अच्छा। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, तो अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।